एक घने से जंगल के ठीक बीचों बीच बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उस पहाड़ के ऊपर एक गांव में कुछ लोग बसे होते हैं। उस पहाड़ी की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि उस गांव के लोगों को आसपास का नजारा बहुत क्लियरली दिखाई देता है। उस पहाड़ के ठीक नीचे खाई के आसपास भी एक गांव होता है, वहां पर भी कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो एक दिन ऊपर के लोग ये देख लेते हैं कि नीचे भी एक गांव है, तो अचानक ऊपर के रहने वाले लोग नीचे के लोगों पर हमला बोल देते हैं और उनका सारा कीमती सामान ये लोग लूट लेते हैं। यही नहीं, जाते जाते वो लोग इस गांव का छोटा सा बच्चा भी अपने साथ उठाकर लेकर चले जाते हैं। जिस लेडी का वो बच्चा होता है, जिस माँ का वो बच्चा होता है, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। बहुत परेशान होती है कि वो अपने बच्चे को वापस कैसे लाए। और उसकी परेशानी देखकर गांव के कुछ लोग और मुखिया सोचते हैं कि क्या किया जाए ताकि हम उस बच्चे को वापस ला सके, क्योंकि इसके पहले उस गांव के किसी ने भी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई की नहीं थी। उनको आइडिया नहीं थी कि पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। पहाड़ के रास्तों का भी उनको कुछ अंदाजा नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि पहाड़ के ऊपर जाने के बाद कितना गहरा जंगल होगा, कितना बड़ा गांव होगा, कितने लोग होंगे, उनके पास क्या क्या हथियार होंगे, किसी भी तरह की कोई भी आइडिया इनको नहीं होती। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, इनके गांव के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो लड़ने में अच्छे हो, लंबे चौड़े हो, शक्तिशाली हो, ऐसे लोगों को एक टीम बना लेते हैं और उनको भेज देते हैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए और बच्चा वापस ला सके। कुछ दिन बीतने के बाद वो टीम एक जगह थक हार कर थोड़ा आराम कर रही होती। जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि इतने दिन होने के बावजूद हम तो सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी तय कर पाए, और ऊपर देखते हैं तो शायद उनको ऐसा लगता है कि हम ऊपर की दूरी तय कर ही नहीं पाएंगे, बेहतर होगा कि हम वापस लौट चले। वो लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं और निकलने ही वाले होते हैं। तभी उनको झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं और ठीक तरीके से देखते हैं तो उनको दिखता है कि पहाड़ के ऊपर से कोई नीचे की ओर आ रहा है। जब ये लोग करीब जाकर देखते हैं तो वो देखकर नजारा वो लोग एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वही माँ जिसका वो बच्चा था, जो पहाड़ के ऊपर के लोग लेकर चले गए थे, वो माँ अपने बच्चे को लेकर वापस लौट रही होती है। और ये टीम के लोग बहुत ही हैरान परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो पाया। तो ये लोग उस लेडी से पूछते हैं कि हम हमारे गांव के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होने के बावजूद कुछ ही फीट हम लोग चढ़ पाए, और आप अकेली लेडी ऊपर जाकर अपने बच्चे को भी वापस ले आई, ऐसे कैसे हुआ? तो बदले में वो माँ, वो लेडी मुस्कुराती है और जवाब देती है कि शायद ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा बच्चा था, आपका नहीं था। दोस्तों, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमारा पर्पस कितना स्ट्रांग है किस काम को करने का, उसी पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। हमारा मकसद अगर सही हो तो हम उस काम को बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हमारा क्या मकसद होगा या होना चाहिए, यही तय करेगा कि हमें यहाँ पर सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कैसे तय करें कि सही पर्पस, सही मकसद क्या होना चाहिए हमारा कौन से भी काम को करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी काम को सब लोग करते हैं तब हमारा सबका मकसद अलग अलग होता है, तभी तो हमारे रिजल्ट्स भी अलग अलग आते हैं सेम काम को करने के बावजूद। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज होने वाली है। हम सभी का उद्देश्य अलग अलग होगा और हमारे रिजल्ट्स भी अलग अलग आएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करें हमारे लिए सही उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या होगा? उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जानने की जरूरत है, और सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल करना जरूरी है। वो सवाल है व्हाई, यानी क्यों? स्टॉक मार्केट ही क्यों? क्योंकि अगर हमारा सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना है तो क्या स्टॉक मार्केट एकमात्र ऐसा जरिया है जहां से पैसा मिल सकता है? बाकी बिजनेसेस में पैसा नहीं मिलता है। देखा जाए तो बाकी बिजनेसेस में सक्सेस रेशियो स्टॉक मार्केट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, लेकिन तब भी हमको आसान तरीका लगता है स्टॉक मार्केट। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने कहीं पढ़ा होता है, सुना होता है, कहीं देखा होता है, या न्यूज के जरिए, मीडिया के जरिए हमको पर्पसली दिखाया जाता है कि किसी ने 1000 रुपए से इतने करोड़ बना लिए, किसी ने 5000 इन्वेस्ट करके 50,000 कर लिए, किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 करोड़ कर लिए।
कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है और हम सोचते क्यों ना हम भी 5,000, 10,000, 20,000 लगा के भले 1,000 करोड़ नहीं 1-2 करोड़ तो कमा ही लेंगे। इसीलिए हम स्टॉक मार्केट को चूज करते हैं, राइट? देखिए, कई लोगों की दुकान स्टॉक मार्केट की वजह से चल रही होती है। इसीलिए पर्पसली हमको ये सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे लोगों ने कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया। लेकिन कुछ चीजें हम देखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग दिखाते हैं हिस्टोरिकली, स्टैटिस्टिकली सारी चीजें उठाकर कि इतने इन्वेस्ट किए होते तो आज की तारीख में इतने हो गए होते। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम भी कुछ ऐसा कर ले, लेकिन वही हिस्ट्री और वही स्टैटिस्टिक्स अगर हम उठाकर देख ले तो स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम जो फेलियर रेशियो है ये सिर्फ इसी की वजह से है, क्योंकि सही उद्देश्य हमारा नहीं होता। कुछ चीजें हमको जाननी जरूरी है, सब प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अगर किसी शादी अटेंड करनी है किसी की, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ऐसे तो नहीं कि शॉर्ट्स में और टी शर्ट्स में और चप्पल पर मैं चला जाऊंगा। पहले ये सोचूंगा कि शादी अटेंड करनी है तो मुझे पहनना क्या चीज है, सही कपड़े पहनने जरूरी है। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि अब जाया कैसे जाए, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है या कार से जाना है। अगर कार से जाना है तो 2 गाड़ियां होंगी तो भाई पेट्रोल ले ले या डीजल ले ले। उसके बाद मैं मैप पे सोचूंगा कि इजीएस्ट वे कौन सा है, जहां पर मुझे गड्ढे भी कम मिले, ट्रैफिक भी ना मिले, रास्ता भी हाईवे टू हाईवे हो और ज्यादा लंबा भी ना हो। देन हम वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में हमारा जो डेस्टिनी है ये है पैसा कमाना, लेकिन रूट जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे हमको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलने वाला है। हमें हमारा सही डेस्टिनी पैसा कमाने का पता तो चल गया है, अब हमें रूट फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें ठीक तरीके से अपना माइंडसेट रखना होगा और उसके लिए कुछ चीजें हमें रेक्टिफाई करनी जरूरी है। वो चीजें रेक्टिफाई करने के लिए 3 क्वालिटीज हमें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पहली क्वालिटी है नॉलेज। देखिए, हम किसी को भी देखते हैं जिनके हमें हिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स उठाकर दिखाया जाता है कि किसी ने 1,000 रुपए लगाकर 5,000 करोड़ कर लिए, 2,000 करोड़ कर लिए या 500 करोड़ कर लिए। उनको अगर ठीक से देखे, या तो वो सेकेंड जनरेशन होती है जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही होती है, यानी उनके पहले भी कोई उनका स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होता है ताकि उनको ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से मिली होती है। दूसरी चीज, उनका प्रोफेशन, या तो वो सीए या ऐसे कुछ होते हैं जिनकी वजह से उनको कंपनीज के बारे में इन डेप्थ सारी जानकारी होती है, तो उनको नॉलेज है, तभी उनको पहली क्वालिटी वहां पर है। तो सेम चीजें हमें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होगी, हमारा नॉलेज बढ़ाना होगा। दूसरी क्वालिटी जो हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पैसा। जी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है। यहाँ पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जिसके वजह से आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं पैसे से पैसा नहीं कमा पाऊंगा। चाहे कितने भी नॉलेज हो, अगर मुझे 100 रुपए का शेयर खरीदने के लिए मुझे अगर पता भी चल गया कि ये शेयर बहुत अच्छा है, नॉलेज तो है, लेकिन वो खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जब मैं खरीदूंगा नहीं तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कैसे? और तीसरी क्वालिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास आज की तारीख में नॉलेज है, कई सारे लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन सब्र बिल्कुल भी नहीं है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों को बहुत शॉर्टकट तरीके चाहिए, तो वो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं और हम उनको इनडायरेक्टली फिर ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि हमारा माइंडसेट खुद का ही क्लियर नहीं है। तो हमें नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए और हमें सब्र चाहिए, क्योंकि अगर उनको ही सेम हम उठाकर देख ले तो उनके पास नॉलेज भी था, उनके पास पैसा भी था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले अगर 1,000, 5,000 या 10,000 लगाए, तो सोच लीजिए किसी ने 25 साल, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले 5,000 की वैल्यू क्या होगी? क्या आज की तारीख में 10,000 की वैल्यू, उस वक्त की 10,000 की वैल्यू आज के 10 लाख या 20 लाख के बराबर नहीं होगी? तो कितने लोग 10 लाख या 20 लाख से यहाँ पर आते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको मैं 1 करोड़ बना दूं। हम सोचते हैं कि 2,000, 5,000 डालूं और 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए बना दूं। और सबसे मेन चीज वो है सब्र। उन्होंने कितना वक्त दिया है और हमारे पास उतना वक्त है ही नहीं। तो अब करना क्या है?
किस तरीके से ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके कौन से वे से जाना है, ये हम देखेंगे। देखा जाए तो हमारा जो डेस्टिनी है पैसा कमाना, उसके लिए मेन दो ही रूट है। एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, और उसको वहां पर रख देते हैं, उसको हम बेचते नहीं है, ताकि उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग प्रॉफिट से वो थोड़े से पैसों को बहुत ज्यादा पैसों में तब्दील हो जाता है। तो ट्रेडिंग क्या है? खरीदना और बेचना, बस इसी को तो ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन उसको हम कितने फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, बेचते हैं, इसी की वजह से एक्चुअल जो रूट कॉज है यहाँ पर फेलियर रेशियो इतना ज्यादा होने का, ये सिर्फ इसी की वजह से है। क्योंकि देखिए, एक्चुअल अगर देखा जाए तो उसका फंडामेंटल जो है स्टॉक मार्केट का, ये होता क्या है कि कंपनीज को फंड चाहिए होता है। उनको दो रास्ते होते हैं, एक तो वो बैंक से ले या तो लोगों से ले। बैंक से लेने में उनको नुकसान ये होता है कि बिजनेस चले ना चले, उनका कोई प्रोजेक्ट मिलने के लिए थोड़ी देर लग जाए, प्लानिंग के लिए थोड़ा देर हो गई, तो उनको वहां पर पैसा देना ही है। कभी नुकसान भी हो गया तो यहाँ पर नुकसान भी बेयर करना है और बैंक को भी पैसे देना है। बजाय इसके यहाँ पर जब वो दूसरों से फंड लेते हैं तो उनको जब प्रॉफिट होगा तभी उसमें हिस्सेदारी देनी होती है। सो एक्चुअल में मूल यही है स्टॉक मार्केट का। देखिए, ट्रेडिंग कई प्रकार से होती है और ट्रेडिंग को इन्वेंट भी इसीलिए किया है ताकि बहुत सारे लोगों की दुकान इससे चलती रहे, उनका प्रॉफिट होता रहे, उनका फायदा होता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मान लो कि एक शेयर की प्राइस या एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है और मेरे पास 1000 रुपए है, तो मैं उससे सिर्फ 10 स्टॉक्स खरीद सकता हूं, 10 शेयर्स खरीद सकता हूं। लेकिन मुझे कोई कहता है कि आपको एक काम कीजिएगा, 1000 रुपए के 10 स्टॉक्स खरीदने के बदले मैं आपको एक्स्ट्रा 19,000 देता हूं, यानी 20 टाइम्स ऑफ योर कैपेसिटी आप ट्रेड कर सकते हो या स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, आपको आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। और मेरे 19,000 आपको मुझे रिटर्न देने होंगे, उसमें मुझे आपके प्रॉफिट में मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके लॉस में भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ कंडीशन फॉलो करना है, आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, और मुझे ब्रोकरेज देना है। जो भी आप जितनी भी कैपेसिटी का खरीदोगे और बेचोगे, मुझे उसका ब्रोकरेज देना है। अब मैंने 10 शेयर्स के बदले 20,000 के शेयर लिए तो 200 शेयर आ गए। अब उस स्टॉक की प्राइस अगर दिन में 5-7 रुपए, 10 रुपए ऊपर नीचे होती है और उसी दिन 4 रुपए नीचे आ गई मैंने खरीदने के बाद, तो मेरे पास 200 स्टॉक्स है, तो 4 रुपए नीचे आ गए, तो उसी वक्त मेरा नुकसान होता है 800 रुपए। और ब्रोकरेज, क्योंकि मैंने 20,000 का खरीदा, 20,000 का बेचा, तो मुझे ब्रोकरेज चला गया 200 रुपये। अब ब्रोकर उसके 19,000 वापस ले लेगा, मेरे 1000 रुपए लॉस हो गए। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। अब मैं इसमें गलती किसकी है? गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं लालच में आया। अब मैं ब्लेम करूंगा मार्केट को, मैं ब्लेम करूंगा लोगों को, मैं ब्लेम करूंगा इसको उसको, ये हो गया, ये सिचुएशन, वो सिचुएशन, बट सही माइंडसेट तो मेरा है नहीं। और इस चीज को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। दूसरा जो प्रकार आता है ट्रेडिंग का, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? देखिए, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है और एक डायरेक्शन में नीचे नहीं आता है। वो अप जाएगा, नीचे आएगा, अप जाएगा, नीचे आएगा, अप जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और हम वो अप और डाउन को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्विंग। अब इस स्विंग्स को अप डाउन होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल या उनके अंदर उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या रिपोर्ट निकलती है उस पर डिपेंड करता है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितने भी प्राइस अच्छे ऊपर जाने वाली हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी, अप डाउन होते रहेगा। और अब जब स्विंग ट्रेडिंग को कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगते हैं, तो क्या हमें दिन रात उसको देखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं, उसको फुल टाइम देखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। और जो इजीएस्ट वे, जो हमारा डेस्टिनी है, वहां पर पहुंचने के लिए जो फास्टेस्ट रूट और इजीएस्ट रूट हम कहेंगे, वो स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या सीखना चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए क्या सीखना चाहिए, वो आने वाली वीडियोस में हम तो देखने ही वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमारा सही उद्देश्य या उस डेस्टिनी को, पैसा कमाने के डेस्टिनी को पहुंचने के लिए 2 रास्ते सही से हमें पता चल गए।
एक तो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में स्पेशली है स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में आने का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि पैसा कमाना, लेकिन कहीं ना कहीं हम ठीक से सोचिएगा तो टाइम फ्रीडम ये भी हमारा उद्देश्य है। और हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें दिन रात उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब उसको दिन रात देखने की जरूरत नहीं है, तब क्या हमें इसको फुल टाइम करना चाहिए, ये आपको सोचना है। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए हमें इसमें बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है, मिस्टेक्स को कम करते रहना ज़रूरी है, और कुछ ना कुछ हर दिन सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊँ। स्टॉक मार्केट को फुल टाइम करना है, नहीं करना है, किस तरह की ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ये सारे सवालों के जवाब देने की मैंने सिंप्लीफाइड वे में कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने मिला है, भले वो बेसिक क्यों ना हो, लेकिन सही तरीके से सीखने मिला है, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके सुझाव होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे, मुझे भी पता चले कितने लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।